आज की हमारी जो ये बूस्टर सीरीज है उसमें हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने 1857 देखा था कल के क्लास में। जो संभवई प्रश्न थे वो बन सकते। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बाद आप देखोगे बहुत सारी चीजें एक बदलती हुई नदी मतलब देखने को आपको मिलता है। ये फिर 1857 से पहले और 1857 के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत के लोगों को शिक्षित, उनमें बहुत सारी धार्मिक कट्टरपंथी थी, उन चीजों को मतलब समाप्त करने के लिए ये सुधार आंदोलन जो था बहुत अधिक जरूरी था। और इसमें जो सबसे पहले जो अग्रवादी नेता का नाम आता है उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहते हो, ध्यान रखें राजा राम मोहन राय को। इनका जन्म की बात करेंगे 1772 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1833 में इनकी क्या होता, देहांत होते। ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन्हें विदेशी में भारतीय वस्तुओं के निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। इन्होंने कुछ आर्थिक क्षेत्र में भी काम किया था, जैसे विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी किया जाए। मतलब भारतीय वस्तु अगर विदेश में जाती है तो उसका निर्यात शुल्क पे मतलब क्या करना है, कमी करना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार जो है उनको समाप्त करने का आह्वान किया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार की बात करेंगे तो 1813 के एक्ट में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। 1833 के एक्ट की बात करेंगे तो चाय और चीन के साथ भी क्या होता है, इनका व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाता है। इन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग की। बोला सो जो उच्च सेवाएं जो आईसीएस वगैरह का जो सेवा है उसमें भारतीयकरण होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात जो इन्होंने कहा भाई साहब कार्यपालिका को न्यायपालिका से कार्यपालिका को क्या करो, अलग करो। इन्होंने एक मतलब पुस्तक लिखी जिसको गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट। ठीक है, पुस्तक का नाम है क्या है, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट इसको बोला जाता है। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद क्या हो गया, एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार, ये पुस्तक की रचना 1909 में की गई थी। ठीक है, हिंदू धर्म के भीतर एकेश्वरवाद की वकालत करने का वेदों का अनुवाद किया। ठीक है, ये एकेश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को मानते थे लेकिन एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये राजा राम मोहन राय आस्तिक नहीं थे, सॉरी नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे लेकिन एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी ली, जो कि एकेश्वरवादियों का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस या फिर एकेश्वरवादियों का उपहार। कब रचना की गई, तो 1809 में इन्होंने रचना की। 1814-15 में, ठीक है 15 भी, ठीक है ध्यान रखें, 1814-15 में आत्मीय सभा मित्रों का समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का मतलब क्या करना था, प्रचार करना था। 1828 में, इसमें भी एक साल पीछे दे, 1828-29 भी दिया रहता, ध्यान रखेंगे। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज, 1828 भी होता है यहाँ पे। 1815 आई थिंक मुझे आत्मीय सभा याद आ रहा है, 14-15। ठीक है, तो 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज, और बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसने प्रार्थना ध्यान और उपनिषदों के पाठ के माध्यम से शाश्वत अस्तित्व की पूजा पे बल दिया। ठीक है, देखिए वेदों के मतलब विरोधी नहीं थे, ध्यान में रखना है। ठीक है, उपनिषद के विरोधी नहीं थे, हालांकि इन्होंने मतलब वेद उपनिषद इन सब का आधार बनाया और उसका आधार बना के इनको लोगों से कहा से बताओ इसमें कहाँ सती प्रथा जायज बताएगा, आपके वेद में तो नहीं है, आपके उपनिषद में तो सती प्रथा नहीं है, तो फिर आप सती प्रथा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब उन किताब को आधार बनाकर लोगों के समाज के अंतर्गत जो फैली हुई बुराई जो थी उनको समाप्त करने का काम किया। ठीक है, मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों का विरोध करने के लिए भी कई प्रकार के कल्पना को स्पष्ट रूप से बाहर रखा। ठीक है, तो ध्यान में, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, अनुष्ठानों का विरोध करते थे, लेकिन इन्होंने मतलब एक ईश्वर की कल्पना की। ठीक है, जिसमें बहुदेववाद नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं था, ध्यान रखेंगे। बहुदेववाद मतलब एक ईश्वर की कल्पना तो थी लेकिन बहुत सारे ईश्वरों की कल्पना नहीं थी। ठीक है, मूर्ति पूजा हो गया। अवतारों में आस्था का भी विरोध किया, किसी एक धर्म ग्रंथ की सर्वोच्चता जाति व्यवस्था की निंदा की। ठीक है, धर्म ग्रंथ का इन्होंने निंदा नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कोई भी एक धर्म ग्रंथ जो है सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ना तो इन्होंने धर्म ग्रंथ की निंदा की, न तो मतलब धर्म की निंदा की, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारों में आस्था का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। ठीक है, सती विरोधी आंदोलन की बात करेंगे 1818 में शुरू होता, लेकिन इसके लिए कानून बनता 1829 में। 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। इसके लिए कौन से नियम का प्रयोग किया गया, तो नियम 17 का प्रयोग किया गया। नियम 17 का प्रयोग करके, ठीक है, सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ठीक है, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, सती प्रैक्टिस को क्या किया गया, इलीगल घोषित किया गया, मतलब किसी भी व्यक्ति को सती करना क्या था, कानूनन जुर्म था। ठीक है,
इस सारी चीजों से राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने सती प्रथा की शुरुआत जो थी अपने घर से ही किया था। इनकी भाभी थी जिनको सती किया जा रहा था, तो इन्होंने सबसे पहला विरोध जो था अपने घर से ही किया गया था, और उसके बाद इनको मतलब घर से मतलब निकाल दिया गया। ठीक है, तो विरोध इन्होंने सबसे पहले घर से ही किया, उसके बाद हर जगह पे मतलब इन्होंने टीम बनाकर कहीं पे भी कोई सती होता था तो इनको जानकारी मिलती थी, और वहां पे जाते थे अपने टीम के माध्यम से। कभी कभी पीटे भी जाते थे, मार भी पड़ती थी, फिर भी इन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। अब बाद में इन्होंने पूरी तरीके से सती प्रथा को क्या किया, उन्मूलन किया। तो ये जो था शुरू में आपने देखा, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई 1814-15 में। इसी के बाद में देखेंगे तो बाद के ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, ध्यान में, तत्वबोधिनी सभा कब स्थापित किया गया, तो 1839 में तत्वबोधिनी सेवा जो स्थापित क्या नेतृत्व किया। ठीक है, बंगाली में अंक तत्वबोधिनी पत्रिका, इसका भी इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, केशव चंद्र सेन के साथ ब्रह्म समाज विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाने जाना लगा। ठीक है, केशव चंद्र सेन के साथ मतभेद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म समाज जो थी, ठीक है, कम उम्र में बच्चियों की शादी का मतलब क्या करती थी, विरोध करती थी। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते उसको, बालिका विवाह कह लीजिए भी, मतलब कम उम्र के बच्चों के विवाह का विरोध करती थी। लेकिन केशव चंद्र सेन का ना एक कूच बिहार के जो राजा जो था उनके साथ इनका बेटी का रिश्ता आता। ठीक है, तो राजा के यहाँ से रिश्ता आता, कूच बिहार के राजा थे, तो काफी बढ़िया रिश्ता था। तो इन्होंने अपने थ्योरी जो था से मतलब बाल विवाह का विरोध करेंगे, उनसे मतलब तोड़ देते हैं। 13 या 14 साल की इनकी बेटी रहती, अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। ठीक है, कूच बिहार के राजा से। उसके बाद क्या होता है, मतभेद हो जाता है, और मतभेद इस कदर बढ़ता है केशव चंद्र सेन अपना अलग बना लेते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे अपना अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का विभाजन जो था, ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा अपने कम उम्र की बच्ची के शादी करने की वजह से, विवाह करने की वजह से होता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को क्या बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की पहुंच बंगाल से बाहर तक फैलाई, और बाद में 1866 में भारत के ब्रह्म समाज का गठन किया गया। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1878 में केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है, अपनी, ठीक है, 13 वर्षीय नाबालिग बेटी की शादी कुछ बिहार के हिंदू महाराजा के साथ की गई। सभी रूढ़िवादी रीति रिवाजों के साथ करने के कारण केशव के भारत के ब्रह्म समाज एक बार और विभाजन मतलब क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। ठीक है, शुरू में था, बाद में भी होता। 13 वर्षीय नाबालिग बेटी रहती है, और ये जो थे शादी विवाह में जो रीति रिवाज जो होते, हिंदू रीति रिवाज होते, उनका मतलब क्या करते थे, विरोध करते थे। लेकिन खुद ही मतलब जो भी हिंदू रूढ़िवादी रीति रिवाज है सबका पालन करते हुए, ठीक है, अपनी बेटी का विवाह किया। ठीक है, कूच बिहार के राजा के साथ, जो कि मात्र इनकी बेटी 13 साल की थी। इस बात से लेकर मतलब क्या होता, फिर से मतलब एक बार क्या होता आप देखोगे, तो ये जो ब्रह्म समाज जो था, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज एक बार और मतलब क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज बनेगा उसको साधारण ब्रह्म समाज कहा जाएगा, जिसमें आनंद मोहन बोस थे प्रमुख नेता, शिव चंद्र देव थे, उमेश चंद्र दंतदा ने केशव चंद्र के विचारों के विरोध में आदि ब्रह्म सॉरी क्या हुआ, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो भारतीय ब्रह्म समाज, ध्यान रखें, केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो आदि, क्या नाम है इनका, आनंद मोहन बोस। अगर आपसे पूछा जाएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना था देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाएगा आत्मीय सभा, ठीक है, या फिर ब्रह्म सभा की बात करेंगे तो 1828 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या बनाया गया, आदि ब्रह्म समाज। उसका भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा। फिर भारतीय ब्रह्म समाज जो टूटेगा तो क्या बनेगा, साधारण ब्रह्म समाज, जो कि आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो ये ब्रह्म समाज का सारा कहानी जो था संक्षेप में था। आप देखेंगे प्रार्थना समाज, ठीक है, स्थापना 1867 में प्रार्थना समाज हुई थी। ये ब्रह्म समाज का जो अभी आप लोग देखें मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में ही थी। हालांकि इसके बाहर के क्षेत्रों में भी केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को फैलाने की कोशिश किया था, लेकिन बाद में इनके द्वारा की गई गलती के बाद आप देखोगे तो इनका डिमांड, इनका मांग, ठीक है, इनकी जो ख्याति जो थी काफी अधिक कम हो जाती थी। ये व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे पे तो रखता, लेकिन खुद पे जब पड़ी तो इसने अपने 13 वर्षीय बच्ची की शादी कर दिया। उसके बाद मतलब ये चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है, केशव चंद्र सेन का नाम काफी कम हो जाता है। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना बॉम्बे में किया गया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका हुआ था। और इसकी स्थापना करने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है, आत्माराम पांडुरंग को।
केशव चंद्र सेन ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना में, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग की मदद की थी। अगर पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किनके, ठीक है, किनके विचारों से किया, ठीक है, किनके सहयोग से किया था? केशव चंद्र सेन, ठीक है। इनके मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांतों के बजाय सामाजिक सुधारों पे ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें जाति व्यवस्था की अस्वीकृति थी, महिलाओं को शिक्षा की विकास करना था, विधवा पुनर्विवाह को सही करना था, पुरुष और महिला दोनों की विवाह की आयु बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके लिए प्रार्थना समाज, देखिए 3 चीज आपको ध्यान में रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, किसने किया, और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना, इनके सिद्धांत क्या थे, ठीक है। ये सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रार्थना समाज 1867 में कौन से क्षेत्र में हुआ? बॉम्बे में हुआ, ठीक है। स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है। विचार सबका लगभग मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा सा मतलब अलग अलग है, क्योंकि कोई कोई संस्था इस प्रकार की भी बनती है जो कि जमींदारों को समर्थन के लिए बनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधारों करना। ध्यान में आपको रखेंगे, आत्माराम आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में कहाँ पे इसकी स्थापना किया गया? तो बॉम्बे में इसको स्थापित किया गया। इतना आपको ध्यान में रखना। अब आते यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। 1820 के दशक के अंत में 1830 की दशक में शुरुआत में इसकी शुरुआत होती है। काफी कम उम्र का एक नवयुवक थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेराजियो। काफी कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। यह क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन से बंगाल में युवाओं के बीच में उभरा, जिसका नेतृत्व किसने किया? ठीक है, हेनरी विवियन डेराजियो, ठीक है। 1826 से लेकर 1831 तक हिंदू कॉलेज में, ठीक है, एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, ठीक है। एंग्लो इंडियन हो गया मतलब समझिए किसने, मतलब थे तो विदेशी लेकिन भारत में आकर पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, एंग्लो इंडियन कह लीजिए, ठीक है। और ये हिंदू कॉलेज में मतलब क्या थे? शिक्षक थे। इन्हीं के विचारों से मतलब क्या होता है? यंग बंगाल आंदोलन का मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक है। डेरोजिया ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक शिक्षा की, राजा राम मोहन राय की परंपरा को जारी रखा, उच्च सेवाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत की, जो कि राजा राम मोहन राय का भी था। तो उच्च सेवाओं में मतलब भारतीयकरण होना चाहिए। रैयत की सुरक्षा, रैयत मतलब क्या होगा? किसान होगा, ठीक है। रैयत की सुरक्षा और विदेशों में भारतीय श्रमिक के साथ साथ उचित व्यवहार का भी इन्होंने क्या क्या समर्थन किया। कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा मुकदमे की मांग, उनकी मांगे थी, ठीक है। इन सारे चीजों को, जूरी क्या होता है? जैसे वैसे जज तो मुकदमा सुनाता है, जूरी में क्या होता है? जूरी में 5 से 7 जज होंगे, ठीक है। इनके फैसले से आएगी, ठीक है। अगर 5 है तो 3-2 के कोई फैसला से सुनाया जाएगा, ठीक है। 7 है तो 3-4 के फैसला से सुनाया जाएगा। तो इनका मांग था जूरी के द्वारा मतलब क्या होना चाहिए? मुकदमों की मतलब सुनवाई होनी चाहिए। यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा, ठीक है। 1820 के दशक के अंत में 1830 के दशक की शुरुआत में शुरू होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में इसके लीडर कौन थे? हेनरी विवियन डेराजियो, जो कि हिंदू कॉलेज में, ठीक है, शिक्षक थे। 1826 से लेकर 1831 तक 5 वर्षों तक इन्होंने शिक्षक का काम किया था, ठीक है। 18-19 साल में, 17-18 साल में तो टीचर हो गए थे, ठीक है, काफी कम उम्र में। अब आते ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, नाम काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बंगाल के क्षेत्र में ही जाने जाएंगे। किस लिए जाने जाते हैं? तो 1850 में संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल की भूमिका निभाई, ठीक है, और गैर ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोलकर शास्त्र ज्ञान पर पुरोहितों के एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास किया। इनका कहना था, देखिए, जो शास्त्र ज्ञान है, जो संस्कृत भाषा है, जो वेद है, जो उपनिषद है, उस पर केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार हो ये जरूरी नहीं, उस पर सबका अधिकार है। इसलिए इन्होंने 1850 में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया और गैर ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला। मतलब जो ब्राह्मण नहीं है उनको बता दिया ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, ठीक है। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का अधिकार है उसी तरह से गैर ब्राह्मणों का भी अधिकार है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने हेतु बहुत सारा काम किया, ठीक है। 1856 में आप देखोगे इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को लीगल किया गया। मतलब विधवा जो थी, ठीक है, उनका विवाह पुनः हो सकता है, उनके द्वारा जो बच्चे जो होंगे वो बच्चे को मतलब वैध घोषित किया गया, ठीक है। मतलब उनको सारे अधिकार दिया गया। जो विधवा के जो बच्चे जो होंगे विवाह करने के बाद उनको सारे अधिकार दिया गया, ठीक है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए आंदोलन किया, जिसके परिणाम से इस प्रथा को मतलब क्या थी? वैधानिक मान्यता मिल गई, ठीक है। कब मिली? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह को आप देखोगे तो वैधानिक मान्यता दिया गया, ठीक है। महिला शिक्षा की वकालत करते थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बाल विवाह बहु विवाह का मतलब क्या क्या? विरोध किया, ठीक है। अब विधवा पुनर्विवाह को क्या क्या इन्होंने समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, बेथुन कॉलेज की शुरुआत की 1849 में, एक हिंदू महिला स्कूल के रूप में हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1849 में, ठीक है, बेथुन कॉलेज की शुरुआत एक हिंदू महिला कॉलेज के रूप 56 में, ध्यान रखेंगे, 1856 बेथुन कॉलेज कर दिया, ठीक है।
तो हिंदू महिला स्कूल के रूप में 1856 में इसकी 1849 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 1856 में जाके इसका नाम क्या बदलकर बेथुन कॉलेज बन गया। ठीक है, अब बेथुन कॉलेज के, ठीक है, 1849 में जब बेथुन कॉलेज या फिर स्कूल कह लीजिए, इसको जो स्थापना जो किया गया था, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इसका सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्या चीज की स्थापना किया था 1873 में? सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने क्या किया? स्थापना की। एक माली समाज से आते थे, ठीक है, इनका क्या था, माली थे, लेकिन इनको महाराष्ट्र में, ठीक है, महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, क्या थे, माली समाज से आते थे, इसलिए फूलों का कारोबार था। ठीक है, इसलिए इनको फूलों कहा गया। इनकी पत्नी भी जो थी वो भी मतलब बहुत बड़ी मतलब समाज सुधारित, या कम से कम अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना सावित्री बाई फुले का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत में उन्होंने जितना काम किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। ठीक है, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जितना वकालत सावित्री बाई फुले ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया है। ये बहुत ही मतलब पिछड़े वर्गों से आते थे। ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन जो था, समाज सेवा, महिलाओं और निचली जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, इनकी प्रमुख, ठीक है, योगदान था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उत्पीड़ितों का वर्णन करने के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया, और शोषण मुक्त समाज की वकालत की, तथा सत्य शोधक विवाह समारोह में, ठीक है, ब्राह्मणवादी प्रथाओं को मतलब क्या किया, इन्होंने चुनौती दिया। ज्योतिबा फुले आर्यन आक्रमण सिद्धांत में विश्वास करते थे। मैक्स म्यूलर ने एक थ्योरी दिया था, जर्मनी का विद्वान था मैक्स म्यूलर, से आर्यन ने भारत पे किस प्रकार से आक्रमण किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन था, उसकी समाप्ति के पीछे कहीं ना कहीं आर्यंस का ही मतलब हाथ था। इस सिद्धांत को मैक्स म्यूलर ने प्रतिपादित किया था। ज्यादातर विदेशी इतिहासकार इसको मानते हैं। ज्योतिबा फुले इसमें विश्वास करते थे। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी बोला से भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आर्यन आक्रमण की वजह से भारत में बसा बसा इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गया, क्योंकि आर्यन लोग जो थे, इनके पास रथ था, इनके पास हथियार था, सब कुछ था, घोड़े थे, ये लोग आक्रमणकारी प्रवृत्ति के लोग थे। आर्यन ने बहुत सारे युद्ध भी किया थे, 10 लाख का युद्ध आप देख लो। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सीधे साधे थे, हथियार वगैरह था नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका खत्मा करके भारत में एक नया समुदाय का मतलब देखो, नया एक उसका स्थापित होता, आर्यन लोग करते हैं, एक नए राज्य के स्थापित करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एनसीईआरटी ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन ये आर्यन आक्रमण का सिद्धांत जो था, मैक्स मुलर का जो सिद्धांत जो था, इसमें विश्वास करते थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे फूले फूले की रचनाएं की बात करेंगे। सार्वजनिक सत्य, धर्म और गुलामगिरी आम जनता के लिए प्रेरणा बन गई। खास करके गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक जो है आम जनता के लिए प्रेरणा है। 1888 में समाज सुधारक, ठीक है, विठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी। तो बोले ना, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बहुत कम मिला, संत की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि किनको दी, कि मतलब किसने दिया था? तो विठल राव कृष्ण जी बंदेकर, नाम ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो क्या याद रखेंगे? विठल, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, विठल कृष्ण जी बंदेकर, नाम याद रहेगा। तो नाम काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विठल कृष्ण जी बंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी। उन्होंने उनकी पत्नी के साथ मिलकर 1863 में पुणे में नेटिव फीमेल कॉलेज और महार, मतांग और अन्य लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। अपने पत्नी के साथ मिलकर पुणे में 1863 में, ठीक है, महार जाति, इसको हम लोग डोम कहते हैं। मातंग की बात, ये भी काफी निम्न जाति होता है, तो महिलाओं के लिए, ठीक है, बहुत ही नीच जाति के लिए इन्होंने मतलब क्या किया था, बहुत ऐसे मतलब संस्था खोले थे जो कि उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जा सकती थी। इसीलिए इनको महंत की दर्जा, या फिर क्या, सॉरी महंत बोलते हैं इनको, संत की दर्जा, या फिर इनको, ठीक है, महात्मा की उपाधि दी गई थी। अब आते सावित्री बाई फुले, ठीक है, इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले, नाम काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, तथा विधवाओं के अमानवीयकरण के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। विधवा जो अभी का आप विधवा देखते हो, वैसी विधवा उस समय नहीं थी। उनके साथ बहुत ही अमानवीयकरण किया जाता था, उनके सर को मुड़वा दिया जाता, उनके घर अलग कर दिया जाता, एक रूम में उनको एक तरह से बंद रखा जाता था, खाना पीना भी उनका अलग होता था। बिल्कुल भी अमानवीय व्यवहार किया, किसी भी उत्सव वगैरह में उनको शामिल नहीं किया। बहुत ही मतलब अजीब टाइप का व्यवहार होता था, सोचने में भी डर लगता है। ठीक है, अभी वाली जैसी बातें नहीं है, ठीक है, बहुत अमानवीय व्यवहार होता था, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। और सावित्री बाई फुले की बात करें तो बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अधिक काम किया था। ऐसा कहा जाता है, जब ये पढ़ने,
बलका को जब पढ़ाने जाती थी, लोग इनका इस प्रकार से विरोध करते थे, इनके ऊपर गोबर और कीचड़ से इनके ऊपर हमला किया जाता था। 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक साड़ी बदल देती थी स्कूल में जाकर, तब बच्चे को पढ़ाती थी, क्योंकि जाने के क्रम में इनका एक साड़ी पूरी तरीके से खराब होता था। तो इन्होंने इतना किया। दूसरी बार जब महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला, तो प्लेग के दौरान इसको, जैसे कोविड वगैरह फैलता हो तो क्या होता है, हम लोग मतलब अपने लोगों से भी मिलने से कतराते हैं। लेकिन प्लेग जो था कोविड से 1000 गुना खतरनाक था, काली मौत कहा जाता था उसको, ठीक है। और वैसे कंडीशन में महाराष्ट्र में, ठीक है, घर घर जाके इन्होंने मदद की थी। अब बाद में क्या हुआ, उन लोगों का प्लेग जो था इनमें फैल गया, और प्लेग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु प्लेग की वजह से हुई थी। प्लेग जो रोगी जो थे उनकी मदद करते हुए, कहा जाता है कि उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा का विरोध के लिए एक सफल नाई हड़ताल का आयोजन किया था। नाई का हड़ताल का भी आयोजन किया, कोई भी नाई मतलब ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो काफी मानवीय व्यवहार। अगर एक मूवी आई थी बहुत दिन पहले, अगर इस चीज को अगर आपको समझना है तो मूवी को आप लोग देख सकते, देखा भी होगा आपने, प्रेम रोग, ठीक है। और प्रेम रोग में तो 10% भी नहीं दिखाया है, ठीक है। रिलेटिव विधवा के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था वो आप लोग देख सकते हो। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ 1863 में शिशु हत्या के रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी मतलब क्या की थी, स्थापना की थी। खासकर बंगाल में शिशु हत्या की थी, बालिका बच्चियों की जन्म होती थी, काफी कम उम्र में उनकी हत्या कर दी जाती थी। हालांकि बाद में इसके लिए कानून वगैरह लगा के इसको कई बार प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की गई थी, फिर भी। और ये मतलब ये नहीं कह रहा हूं छोटे कास्ट मतलब नीचे मतलब निम्न जाति के लोगों में ये था, ठीक है। थर्ड क्लास, हाई क्लास, इलाइट क्लास के लोगों में शिशु हत्या थी। बालिकाओं की जो हत्या की जाती थी उच्च क्लास के लोगों में थे, ठीक है। भ्रांत क्लास के, इलाइट क्लास जो कहते हैं, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग, उनमें था ये। अब आते स्वामी विवेकानंद, जिसको नंदनाथ, ठीक है, नंदनाथ दत्त के नाम से हम लोग जानते हैं, विवेकानंद, ठीक है। युवाओं के लिए प्रेरणा, इनके जन्म दिवस पे हम लोग, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं। विवेकानंद जी की बात करें, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों, उपनिषद, गीता, बुद्ध और जीसस से प्रभावित थे। छात्र जीवन में ही ये चाहते थे, सच्चाई से अवगत होना चाहते थे, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है इनको पता नहीं था। रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं, बाद में जाकर उनसे काफी अधिक प्रभावित होता है, उनका शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। उन्होंने वेदांत को अपनाया और इसे तर्क संदर्भ श्रेष्ठ दृष्टिकोण के रूप में प्रचारित किया, ठीक है। वेदांत को अपनाया, लेकिन उन्होंने वेदांत में भी क्या ढूंढा, तो उन्होंने तर्क संगत ढूंढा, ठीक है। तर्क संगत और श्रेष्ठ दृष्टिकोण क्या हो सकता है उस रूप में प्रचारित किया। ऐसा नहीं कि वेदों के सिद्धांत को पूरी तरीके से मतलब क्या किया इन्होंने मान लिया, ठीक है। हो सकता है वेद, ठीक है, वेद अचूक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन हो सकता है कहीं थोड़ी सी भी तो त्रुटि हो, तो उन चीज को मैं तार्किक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। इसको नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में भी विवेकानंद जी को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, उनका उद्देश्य परमार्थ, व्यवहार तथा आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के बीच खाई को मतलब पाटना था, ठीक है, मतलब कम करना था। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नव हिंदू धर्म के क्या प्रचारक के रूप में उभरे थे। इन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच में संतुलन बनाने का भी मतलब क्या किया, आह्वान किया। तो आध्यात्मवाद क्या होता है, भौतिकवाद क्या, तो उनमें मतलब क्या करना है, संतुलन बनाना। दैनिक जीवन के बीच और मतलब आध्यात्म के बीच में क्या जो खाई जो होता है, अंतर जो होता है, उनको मतलब इन्होंने, ठीक है, कम कर दिया। 1893 में शिकागो गए थे, वहां पे इन्होंने, कहाँ गए थे 1893 कहाँ पे इन्होंने धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किस शहर में किया था 1893 में, कहाँ पे किया था इन्होंने, कौन सा शहर, यूएसए के किस शहर, शिकागो। शिकागो ही था ना, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। शिकागो ही था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1893 में जब वहां से वापस कब आते हैं, 1897 जब भारत लौटा उन्होंने, ठीक। तो इन्होंने मतलब यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस की नींव भी, रामकृष्ण परमहंस मठ की जो थी इन्होंने नींव भी रखी थी, ठीक है। इनका एक पुस्तक है कोलंबो टू अल्मोड़ा, वो भी देखिएगा, जो कि यात्रा वृत्तांत है। पूछा जाता है कोलंबो टू अल्मोड़ा किनकी पुस्तक है, इन्हीं का, इनकी यात्रा वृत्तांतों का मतलब शिकागो में न दिए थे। हाँ, तो हम भी तो शिकागो ही बोले, हम कहाँ कुछ बोले अलग, ठीक है। भारत के अतीत पर गर्व और उनके भविष्य में विश्वास पैदा करने का लक्ष्य रखा। हिंदू धर्म के एकीकरण और
दलितों के उत्थान को भी इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, इनकी भी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं दयानंद सरस्वती, मूलाशंकर। मूलशंकर इनका मूल नाम था, मूल नाम ही मूलशंकर था। पश्चिमी प्रभावों के विरोध में, ठीक है, 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। अभी आपने जितना भी देखा उन सबसे थोड़ा इनका डिफरेंट था, क्योंकि वेदों को अचूक मानते थे वेदों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, शुद्धि आंदोलन क्या होता था, हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। इसमें बहुत सारे ईसाई थे, बहुत सारे लोग जो थे धर्म परिवर्तन कर चुके थे, तो सबको मतलब इन्होंने आह्वान किया से भाई साहब वेदों की ओर लौटो, अपने धर्म की ओर लौटो। ठीक है, बाद में, ठीक है, बाद में मुख्यालय को लाहौर में हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। उनके दृष्टिकोण में कार्य शताब्द प्रकाश से में रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों की वापसी, वकालत करके एक वर्गहीन और जातिहीन समाज के एक अखंड भारत में विदेशी शासन से मुक्ति था। उन्होंने वेदों के लौटो का मतलब क्या दिया, नारा दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या नारा दिया, बैक टू वेदास। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलिए आत्मसम्मान मूवमेंट। अभी आपने अपने देखा से सबके सब, अभी आपने किसी भी ऐसा चीजों का नहीं जिन्होंने वेद का विरोध किया, या तो वेद को मानते थे, तार्किक रूप से मानते थे, उनमें जो सही चीजें थी उनको मानते थे। दयानंद सरस्वती जी के हिसाब से वेद जो था अचूक था। हालांकि बाद में आप देखोगे आर्य समाजी का भी मतलब क्या हो जाता है, कुछ मामलों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक जो थे पश्चिमीकरण को सपोर्ट करते थे, एक जो थे गुरुकुल शिक्षा में विश्वास करते थे, एक जो थे मांसाहारी को गलत नहीं मानते थे, एक जो थे मांसाहारी को सही मानते थे। स्वामी सदानंद की बात करेंगे, ये आप जाओगे तो इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी, उत्तराखंड के कौन सा जगह था, कांगड़ा में आई थिंक। ठीक है, इस तरीके से इनका बाद में क्या हो जाए, टूट जाता है। जो पश्चिमी शिक्षा को मानने वाले थे उन्होंने डीएवी की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल। लेकिन आगे चल के जो सबसे आपको मेन देखेंगे, ये जो दक्षिण भारत में जो आंदोलन चलेगा, सबके सब क्या होगा, ब्राह्मणवादी के खिलाफ होगा। ठीक है, ब्राह्मणवादी के खिलाफ होगा। और आप देखोगे तो क्या होगा, वेदों को भी मतलब क्या होगा, खिलाफ होगा। ठीक है, टोटली ध्यान में इसको रखना है। तो ध्यान में रखेंगे, आत्मसम्मान मूवमेंट की शुरुआत 1920 के दशक में इसका प्रारंभ होता है। बलिया नाडजू जाति के ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इनको, पेरियार के नाम से भी जानते हैं। 1920 के दशक के मध्य में इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था शोषण के साधन माने जाने वाला ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति का स्वीकार करना। न तो ये हिंदू धर्म को मानते थे, न तो मतलब वेदों को मानते थे, अब ब्राह्मणवादी धर्म को भी बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनका मानना था अगर आपको पूजा करवाना है, ठीक है, कर्म कांड करवाना तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें किसी इन्होंने तो कर्म कांड पूजा वगैरह सबका विरोध ही किया था, लेकिन ब्राह्मण की किसी भी चीजों में उपस्थिति को भी इन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और इसके जो संस्थापक जो थे ईवी रामास्वामी नायकर थे, जिनको हम लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं। अब आते थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में मैडम एचपी ब्लॉस्की और कर्नल एमएस अल्कॉट द्वारा भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित होकर एक आंदोलन के रूप में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। लेकिन इसकी शाखा जो थी, भारत में भी इसकी एक शाखा स्थापित की गई थी 1882 में। ठीक है, मद्रास में, मद्रास के पास कहां पे, अड्यार में। तो इसकी अंतरराष्ट्रीय शाखा की मुख्यालय की बात करें अड्यार में था, जो कि मद्रास में था। हिंदू धर्म से काफी अधिक प्रभावित है, उपनिषद, योग, वेदांत से इन्होंने प्रेरणा लिया था। इसने पुनर्जन्म क्रम संबंधी, ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और क्रम संबंधी चीजों में विश्वास रखते थे। हिंदू अवधारणाओं को अपनाया तथा उपनिषद और योग और वेदांत में प्रेरणा ली। पूछा जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था कि नहीं रखता था, रखता था। कर्म में विश्वास रखता था कि नहीं रखता, रखता था। उपनिषद होगा, योग होगा, वेदांत, सबकी प्रेरणा। अगर हम वेदांत कहना तो सारे वेद आ जाते हैं। सबसे इन्होंने प्रेरणा ली। क्या किया, बाल विवाह का विरोध किया, जातिगत भेदभाव को खत्म किया, विधवाओं की स्थिति में इन्होंने क्या किया, सुधार किया और उत्थान की वकालत की। 1807 में, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी 1807 में, एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, कहाँ के थी, आयरिश मूल की महिलाएं थी। सॉरी, 1907 में। ठीक है, 1907 में क्या होती है, एनी बेसेंट जो थी इसकी अध्यक्षता बनी। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी आयरिश मूल की एक महिला थी, ध्यान में रखेंगे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही थी 1917 में। 1893 में भारत आई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए एनी बेसेंट भारत कब आई थी, तो 1893 में भारत आई थी। और 1907 में, ठीक है, थियोसॉफिकल आंदोलन का मतलब नेतृत्व इन्होंने संभाला। तो एनी बेसेंट की बात के कांग्रेस के भी अध्यक्ष थी, थियोसॉफिकल आंदोलन के भी अध्यक्ष थी, इन्होंने अपना भी शुरू किया था, उसका भी ध्यान में रखेंगे, होम रूल, ठीक है, उसकी भी थी। तो काफी ग्रेट पर्सनालिटी थी। उनकी पहले में 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1898 में। लेकिन बाद में इसी जगह पे
1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गठन का केंद्र बनाया गया, ठीक है। तो 1898 में, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1893 में भारत आई थी और 1916 में यहीं पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया गया, जहां पे गांधी जी सबसे पहले लोगों के साथ मतलब क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, ठीक है। अब आते बाला शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। 1832 से लेकर 1840 तक इन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी को चुनौती दी और इन्होंने हिंदू धर्म में मतलब क्या क्या सुधार की मांग की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। 1832 में दर्पण, ठीक है, ये ध्यान रखिए, 1832 में बाला शास्त्री जाम्बेकर जी ने दर्पण और बाद में 1840 में दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया, ठीक है, ध्यान रखें। इनको मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। बाला शास्त्री जाम्बेकर को मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता था। इन्होंने 2 अखबारों की शुरुआत की, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। 1832 में दर्पण, 1840 में दिग्दर्शन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन? 1832 में दर्पण, 1840 में दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की, ठीक है, ध्यान में रखना है। और मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में किनको जानते हैं? तो बाला शास्त्री जाम्बेकर को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एल्फिस्टन कॉलेज जो कि पुणे में, जो आपका एल्फिस्टन कॉलेज था, कभी पूछेगा एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ था, तो पुणे में आपका एल्फिस्टन कॉलेज था। तो वहां पे वे कोलाबा वेधशाला के निदेशक होने के साथ, कोलाबा भी आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, कोलाबा वेधशाला के निदेशक भी थे और साथ में एल्फिस्टन कॉलेज के हिंदी के पहले प्रोफेसर थे, ठीक है। तो एल्फिस्टन कॉलेज के हिंदी के पहले प्रोफेसर की बात के बाला शास्त्री जाम्बेकर थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र की इन्होंने शुरुआत किया, दर्पण की भी शुरुआत की 1832 में और दिग्दर्शन 1840 में। अब आते परमहंस मंडली, इसकी शुरुआत की बात करेंगे 1849 में की गई, ठीक है, ठीक है। कोलाबा वेधशाला एल्फिस्टन कॉलेज क्या भारत में या फिर? कोलाबा आपको भारत में नहीं लगता है? कोलाबा जो था शिवाजी के समय में वहां पे, ठीक है, शिवाजी के समय में एल्फिस्टन कॉलेज आपको पुणे में है, एल्फिस्टन कॉलेज आई थी, ठीक है। और ये कोलाबा जो था शिवाजी के समय में क्या था, वो नेवी का सेंटर हुआ करता था कोलाबा में, ठीक है। चलिए, तो परमहंस मंडी की बात की 1849 में इसको स्थापित की गई थी। इसके स्थापना के साथ दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। साथ में कौन था? मेहताजी दुर्गाराम। कहाँ पे किया था परमहंस मंडली? 1849 में दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम, महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। क्या था इनका कार्य? तो ये ध्यान रखिए, इसकी कार्य की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इनके कार्य में आप देखोगे तो हिंदू धर्म तथा समाज सुधार पर केंद्रित गुप्त समाज के रूप में की गई थी। तो परमहंस मंडली की बात करें, गुप्त समाज के तौर पे की गई थी। इसने जाति नियमों को तोड़ा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं को शिक्षा का भी समर्थन करने की वकालत की। जहां पर इनकी सभा होती थी, गुप्त होते थे, एक दूसरे को लोग कम ही जानते थे, लेकिन सभा में जो निम्न जाति के लोग जो थे उनके हाथों से बना हुआ खाना भी ये लोग खाते थे, ठीक है। तो परमहंस मंडली की शुरुआत 1849 में होती है, दादोबा पांडुरंग के द्वारा, मेहताब जी दुर्गा राम के द्वारा। कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये एक गुप्त समाज था। अगर पूछा जाएगा परमहंस मंडली इनमें से कौन सा गुप्त समाज था, तो परमहंस मंडली जो था गुप्त समाज था, ठीक है। अब आते हैं गोपाल बाबा बलंगकर, ठीक है। इनको गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह दलितों के लिए इन्होंने भी बहुत काम किया था। इन्होंने दलितों को सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अंबेडकर द्वारा दलित आंदोलन के अग्रदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने भले ही आधुनिक भारत में इन्होंने दलित आंदोलन के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी गोपाल बाबा बलंगकर ने बहुत पहले कर दी थी, ठीक है। 1888 में बलंगकर ने मासिक पत्रिका बीटल विध्वंसक, क्या था इनके मासिक पत्रिका का नाम? बाबा बलंगकर का मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बीटल विध्वंसक। ब्राह्मणवादी या फिर औपचारिक प्रदूषण का नाश करने वाला, ठीक है। तो ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण का नाश करने वाला, इसको बोला बीटल विध्वंसक, का प्रकाशन शुरू किया, ठीक है। तो बीटल विध्वंसक का प्रकाशन किसने किया था शुरू? तो गोपाल बाबा बलंगकर के द्वारा। 1889 में उन्होंने पुस्तिका बीटल बिंदुवंशन, ठीक है, की भी शुरुआत की। 1839 में बीटल बिंदुवंशन, 1888 में 1889 में बीटल बिंदुवंशन, 1888 में क्या था? तो बीटल विध्वंसक, ठीक है। दोनों की पुस्तक की शुरुआत की, पत्रिका की शुरुआत की बात करेंगे तो बाबा बलंगकर के द्वारा किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे विट्ठल रामजी शिंदे, ये भी महाराष्ट्र में। विट्ठल रामजी शिंदे की बात की, ये भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे।
इन्होंने 1905 में पुणे में अछूत बच्चों के लिए एक रात्रि विद्यालय और एक 1906 में बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। ग्रेट पर्सनालिटी अभी थे विठल रामजी शिंदे, पुणे में थे 1905 में, अछूत बच्चों के लिए एक रात्रि विद्यालय, ठीक है, जहां पे बच्चे वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं रातों में। 1906 में, ठीक है, बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की थी। मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि शिक्षा और अछूतों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना जो था विठल रामजी शिंदे का कार्य था, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, जानते होंगे आप लोग, काफी नाम इन्होंने सुन रखा होगा, काफी बार पढ़ने को मिला होगा। गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तर्क संगत सिद्धांतों का आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की थी। इन्होंने ब्रिटिश राज्य के तहत न्यायाधीश के पद भी संभाला था, ठीक है। लोक गोपाल हरि देशमुख की बात की, जस्टिस थे, रनाडे साहब भी जस्टिस थे, ये भी आपके जस्टिस थे, ये न्यायाधीश के पद भी संभाला था तथा सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर लोक हितवादी पे एक साप्ताहिक प्रभाकर भी शुरू किया था, ठीक है। एक साप्ताहिक प्रभाकर लिखा था, ठीक है, लोक हितवादी के नाम से। तो लोक हितवादी के नाम से किन्होंने लिखा था? तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। इन्होंने हितेचु नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की, हितेचु, ठीक है, ध्यान रखें, हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। लोक हितवादी के नाम से साप्ताहिक प्रभाकर किसने लिखा? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जी को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखें, लोक हितवादी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। किस पद पे थे? तो ब्रिटिश सरकार के, ध्यान में रखेंगे, न्यायाधीश के पद को भी इन्होंने क्या किया था? संभाला था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं गोपाल गणेश अगरकर। एक शिक्षाविद के रूप में इनके योगदान में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्गुसन कॉलेज स्थापना में शामिल है। गोपाल गणेश सागर की शिक्षाविद थे, इन्होंने भारत में शिक्षा के सुधार करने के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया था, पूछा जाएगा इसमें से कौन से समाज सुधारक जो फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर मतलब इन्होंने काम किया था? तो गोपाल गणेश अगरकर तथा वो केसरी, लोकमान्य तिलक की पत्रिका जो थी केसरी, जो कि मतलब आपकी क्या चीज में केसरी, मराठी में थी, के पहले संपादक थे, ठीक है। तो केसरी के पहले संपादक कौन थे? तो गोपाल गणेश अगरकर। इन्होंने सुधारक नामक पत्रिका के भी शुरुआत की थी। तो केसरी के पहले संपादक यही थे। सुधारक नामक पत्रिका भी इन्होंने शुरू किया था। फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे काम किया था। फर्गुसन कॉलेज के स्थापना, न्यू इंग्लिश स्कूल और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में, सह स्थापना में इनका काफी योगदान था। तो आपको ध्यान में रखना है, गोपाल गणेश अगरकर का नाम काफी महत्वपूर्ण शिक्षाविद के तौर पे जाने जाते हैं। न्यू इंग्लिश स्कूल की बात करेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करेंगे, फर्गुसन कॉलेज की बात करेंगे, सह स्थापना में इनका योगदान है। फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। केसरी किस भाषा में थी? तो केसरी आपकी मराठा में आती थी। लोकमान्य तिलक की पत्रिका थी, पहले संपादक थे। इन्होंने सुधारक नामक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया था? तो शुरुआत किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका, एक केसरी थी, एक मराठा थी। केसरी ध्यान में रखना है, ये आपको मराठी में थी, ठीक है। और मराठा की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा वो अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में, ठीक है। वो आपकी क्या थी? इंग्लिश में थी, ध्यान में इसको रखना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे, ठीक है। गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु इनको मानते थे। साथ में कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना में गोपाल कृष्ण गोखले जी का योगदान तो था, और साथ में किनका था? रैनाडे साहब, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, रैनाडे, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। 1911 में समाज के विचारों की रक्षा के लिए हितवाद का प्रकाशन जो था, गोपाल कृष्ण गोखले ने मतलब क्या किया था? शुरुआत की। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने शुरुआत की थी। और सोशल सर्विस लीग, ये दलितों के लिए मुख्यतः जानी जाती है, ठीक है। गोखले का अनुयायी थे, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय जो होता है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना का श्रेय नारायण मल्हार जोशी को जाता है। नारायण मल्हार जोशी कौन थे? तो नारायण मल्हार जोशी की बात के गोखले के अनुयायी थे, ठीक है। क्या थे? गोखले के अनुयायी थे। आम जनता के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहां पे की गई? बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। इसने स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय, ठीक है, वाचनालय जहाँ पे स्पीच वगैरह दिया जाता है, नर्सरी कक्षा और सहकारी समितियों का आयोजन भी किया था, ठीक है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? ध्यान रखिएगा, नारायण
मल्हार जोशी, ठीक है। संस्थापक का नाम ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नारायण मल्हार जोशी की बात करेंगे, गोखले के क्या थे तो अनुयायी थे, ठीक है। सेवा सदन, ये भी एक समाज सुधारक के क्षेत्र में था। सेवा सदन जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की है सेवा सदन, तो दीवान दयाराम गिदुमल के साथ बहराम एवं मलवार जी, ठीक है। ये पारसी थे, ये पारसी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बहराम जी एवं मालवारी को बात करेंगे, पारसी समाज सुधारक के तौर पे इनको जाना जाता है, ठीक है। नाम महत्वपूर्ण है, याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मालवारी ने सहमति आयोग अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट क्या होता है, काफी देखिए काफी कम उम्र में बच्चों की शादी कर दिया जाता था, 8 साल 9 साल की। तो एज ऑफ कंसेंट जो सहमति, ठीक है, मतलब संबंध बनाने के लिए एक सहमति होनी चाहिए, मतलब बच्चों की आयु कितनी, लड़कियों की आयु कितनी होनी चाहिए उनके साथ संबंध बनाने के लिए, उसके लिए कानून पारित किया गया था, आई थिंक 1891 में, ठीक है। 1891 में कानून बना थे। इस कानून को, एज ऑफ कंसेंट को, कानून को पारित करवाने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहराम एम मालवारी जी का बहुत बड़ा योगदान था, एक पारसियन थे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते देव समाज, ठीक है। देव समाज की बात करेंगे तो इन्होंने, इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई थी। जगह भी पूछा जाता है, कब 1887 में इसका स्थापना हुआ था, कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। कहां पे किया था इनकी स्थापना, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा देव समाज की स्थापना लाहौर में की जाती है। और लाहौर में कब की गई तो क्या बताएंगे, 1887 में। क्या क्या इन्होंने योगदान दिया, तो देखेंगे इनके समय न्यायालय में बहुत सारा घूस वगैरह था, ठीक है। युवा जो थे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे, ठीक है, समाज मांसाहारी हो रहा था। इन सबसे बचने के लिए इन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना करने का बल दिया, इसीलिए इनका नाम ही था देव समाज। देव समाज क्या होगा, जहां पे करप्शन नहीं होगा, नशीले पदार्थों को लोग सेवन नहीं करेंगे, मांसाहारी नहीं बनेंगे, ठीक है, मांसाहारी भोजन से बचेंगे, और साथ में अहिंसा भी नहीं करेंगे, तब तो एक सुंदर समाज, एक देव समाज बनेगा। तो इन्होंने लाहौर में देव समाज की स्थापना की 1887 में। इनका उद्देश्य क्या था, तो एक आदर्श समाज की स्थापना करना। अभी जितने लोग जो थे सब हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, वेदों की बुराई कर रहे थे, ठीक है, धर्म ग्रंथों की बुराई कर रहे थे, तो एक ऐसा संस्था बना, बोला भाई साहब सबके सब गलत है, हमारा वेद क्या शाश्वत है, हमारा वेद क्या सटीक है, हिंदू धर्म में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, हम इसकी रक्षा करेंगे। इसको बोलते हैं रूढ़िवादी परंपरा। इस रूढ़िवादी परंपरा को जो जन्म दिया था धर्म सभा। रूढ़िवादी परंपरा क्या हो रहा है, हमारे वेदों में जो लिखा हुआ वर्षों से जो चल रहा है वो सही है, सती प्रथा सही है। धर्म सभा ने सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध किया। इनका मानना था सती प्रथा सही है, हिंदू धर्म में जो वेद में लिखा हुआ, वेद में जो भी चीजें लिखी सही है, ब्राह्मणवाद सही है। तो मतलब इन्होंने ऊपर से जो भी आपने सुधार दिया, सबका मतलब एक तरफे से इन्होंने बुराई किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये ब्रह्म समाज के खिलाफ बना था। ब्रह्म समाज जो सुधार की बात कर रहा था हिंदू धर्म के अंतर्गत, ये उन सुधारों के खिलाफ थी। इसीलिए ये क्या थी, तो ये एक रूढ़िवादी संस्था थी, जो कि हिंदू धर्म में जो पहले से जो चीजें जो चली आ रही थी उसका समर्थन करती थी। और राधाकांत देव, आपको ध्यान रखें, इसे रूढ़िवादी समाज के रूप में स्थापित किया, जो सामाजिक धार्मिक यथास्थिति को बनाए रखने में प्रतिबद्ध था। जो पहले से चला हुआ है सही है, मतलब घर में होता है ना, दो तरह के व्यक्ति होते, एक दादाजी है जो कि काफी रूढ़िवादी है, उनके सामने में आप ये नहीं कह सकते ये परंपरा गलत है, ठीक है, उनके सामने में आप थोड़ा उनके सामने में सारी ही एक परफेक्ट ड्रेस या अदर ड्रेस जो दुनिया में बना सबके सब गलत है। उसके घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके मामले में वो चाहते हैं अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में परिवेश में चल रहा है, ठीक है, समाज के साथ कदम में कदम मिला के चलना चाहिए, पुराने सोच वाला नहीं होना चाहिए। राधाकांत देव दादाजी टाइप के थे, ठीक है, ये जो सोच रहे थे वर्षों जो परंपरा जो चली है वो सही है, सती प्रथा सही है, सती प्रथा का उन्मूलन का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बता दिया, धर्म सभा तक बता दिया। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के टॉपिक को करेंगे। 45 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, हम लोग 20 पेज पे पहुंच चुके हैं। एक सप्ताह के अंतर्गत ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसको 1-2 बार क्या करूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आगे इससे पढ़कर आनी है, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। क्या याद रखना है, संस्था का संस्थापक का नाम आपको ध्यान में रखना, कहाँ पे स्थापित किया गया, और किसी किसी का तारीख भी। तारीख बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन संस्था का संस्थापक का नाम बहुत ही ज्यादा क्या है आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा।